तेल की कीमतें महंगी होंगी तो उसका सीधा असर हम सब की जेब पर पड़ने वाला है। बिल्कुल बाजर साहब से जो कह रहे बिल्कुल सही है। तो सारी दुनिया सफर हो रहा है, क्योंकि ये एक देश में नहीं है, सारी दुनिया में। ग्लोबल ट्रेड एंड ऑयल वो सफर कर रहा है, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी वो भी सफर कर रहा है। अगर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान की तरफ बंद हो जाएगी, रेड सी भी बंद हो जाएगी, मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगी, तो ये दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदारी है, ये युद्ध रुकना चाहिए हर हालत में, और ये बंद करना चाहिए। और वहां पर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैठने के लिए, और कोई मसला का हल खत्म कर लो। ये अगर फलस्तीनी हल नहीं हो सकता है, आप ना लिबानन जा रहा, ना ईरान का, ना कल का किसी के और देश भी जाना पड़ेगा। मतलब ये एक ही चीज हम लोग सारा दुनिया मालूम होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव अलग है और आपके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अलग है। तो हम लोग वी कैन नॉट बी टेकिंग फॉर अ राइड फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल, और यहाँ पर सभी देश खासकर इजराइल और ईरान इस वक्त इसे प्रेस्टीज इशू, इसे ईगो इशू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आगे आने वाले फौरन तो ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम भारत के रुख की बात करें यहाँ पर डीपी श्रीवास्तव साहब, तो भारत का रुख इस परिस्थिति में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये भारत के मित्र देश हैं, भारत के सबसे यहाँ पर अच्छे संबंध हैं। और भारत लगातार युद्ध के खिलाफ अपने बयान देता रहा है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, हाल ही के तमाम उन्होंने अपने बयानों में जो विदेश यात्राओं में दिए, उन्होंने युद्ध का साफ तौर पर विरोध किया है। लेकिन इसके साथ ही वो आतंकवाद को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, हमारे दोनों देशों से, ईरान और इजराइल से अच्छे संबंध हैं। और हमारे विदेश मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अभी अभी विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि इस लड़ाई में और एस्केलेशन नहीं हो और इसका समाधान डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गाज़ा और लेबनान और टेररिज्म, ये 3 मसले हैं, इन तीनों को ध्यान में रखा जाए। पैलेस्टीनियन डिमांड जो है स्टेटहुड की, वो बड़ी लेजिटिमेट वाजिब डिमांड है, 2 स्टेट सोल्यूशन। उसके साथ इजराइल की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक अरब कंट्रीज़ को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी साफ, कि वो इजराइल के साथ समझौता करें। और तीसरा है कि इन दोनों के साथ लेबनान में भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था 1701, उस पे 2006 का, उस पे पूरी तरह से कार्यवाही करनी चाहिए। इस रेजोल्यूशन के अनुसार लितानी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में कोई भी अर्ध शासकीय बल जैसे को अनुमति नहीं थी कि वो अपनी प्रेजेंस रखें। तो वहाँ पे, और यही स्टेटमेंट लेबनान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली सेशन में कहा है। तो ये ज़रूरी है कि ये तीनों पहलू सामने रख के, बिल्कुल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर आगे एक एक कदम बढ़ाना होगा। डॉक्टर उमर अनस जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यहाँ पर प्रोफेसर हैं अंकारा यिल्डिरिम यूनिवर्सिटी तुर्की से। डॉक्टर अनस, इस वक्त जो स्थिति पैदा हुई है मिडल ईस्ट में, वो बहुत तनावपूर्ण नजर आ रही है। और यहाँ पर एक के बाद एक जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, कोई भी यहाँ पर पीछे हटता हुआ या युद्ध विराम की बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सीधे तौर पर हमले का जवाब देने की बात यहाँ पर की जा रही है। जी, मैं समझता हूँ इसमें जैसा कि ईरान के प्रेसिडेंट ने वहाँ यूनाइटेड नेशंस में कहा कि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनफ टाइम दिया कि हम इस्माइल हनिया की मौत का बदला नहीं लेंगे और हम इसको रोक करके रखेंगे अगर आपको सीज फायर कराते हैं। और उसके बाद उन्होंने और प्रोवोक होते हुए हसन नसरुल्लाह को भी टारगेट किया और लेबनान पर हमले शुरू किए। इससे ये बात ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट में साफ हो गई है कि इसराइल का मकसद इस वक्त किसी तरह का सीज फायर नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर के वो पूरे मिडिल ईस्ट को डीस्टेबलाइज करना चाहता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पूरे तारीख में, पूरे हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी फेलियर है कि इतने दिनों तक युद्ध चल रहा है
और वो कोई भी अपना प्रेशर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। 41,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ईरान इस बात को समझ चुका है। अब वहाँ पर हालाँकि आप जानते हैं कि ईरान के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो एक सुधारवादी खेमे से आते हैं और वो नहीं चाहते थे कि ईरान युद्ध में घुस जाए। लेकिन अब वहाँ पर ये एक समझ बन चुकी है कि इज़राइल किसी भी तरह से तैयार नहीं है और सिर्फ़ वो लेबनान में ही नहीं बल्कि वो लेबनान के आगे भी जाने के लिए वो तैयार रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो यमन पर भी आने वाले दिनों में हमला करेंगे इज़राइल के लोग और अगर उनको मौका मिला तो वो जॉर्डन को भी निशाना बनाएँगे क्योंकि जिस तरह से वो वेस्ट बैंक पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उससे जॉर्डन भी डिस्टेबलाइज़ होगा और मिस्र भी डिस्टेबलाइज़ होगा। तो ये इज़राइल इस वक़्त पूरे क्षेत्र के लिए इज़राइल की जो नेतन्याहू सरकार है वो पश्चिमी देशों के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए और अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह का किसी का भी प्रेशर इस वक़्त काम नहीं कर रहा और मैं समझता हूँ कि इस पूरी घटना के बाद जो अरब देशों में जो ख़ेमा इज़राइल के साथ दोस्ती करने और रिश्ते बहाल करने के लिए काम कर रहा था, वो पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अब वो पश्चिमी देशों से ये नहीं कह सकते कि देखिए हम लोग कुछ ऑफ़र करके कुछ हम दोस्ती बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों जॉर्डन के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने भी जिनकी बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात हैं इज़राइल के साथ, उन्होंने भी बहुत ही सख्ती के साथ जो बातें करी हैं, जी। उससे ये साबित हो गया है कि जो देश इज़राइल के साथ ऑलरेडी रिश्तों में हैं, खुद उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि हम किस तरह के एक ट्रैप में फँसे हुए हैं कि हम एक रिश्ते रखे हुए हैं इज़राइल के साथ, लेकिन इज़राइल उनकी किसी भी तरह की बातचीत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ही गंभीर उसमें हो गई है और मैं नहीं समझता कि ये जो गंभीरता है वो कम होने वाली है। अरब देशों में एकजुटता बनने वाली है, मुस्लिम देशों में उससे एक एकजुटता बनेगी और फिर वो एक ऐसे प्रेशर में बदलेगी जिससे रूस और चाइना को एक बहुत टाइम मिलने वाला है। वो क्षेत्र में अपने आप को आगे लाएँगे और एक मसले को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए आपने देखा है कि जब ईरान ने ये तय किया कि हम हमला करेंगे तो फिर फ़ौरन नेतन्याहू ने रूसी सदर से बातचीत की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि रूसी सदर के पास इस वक़्त इज़राइल को ऑफ़र करने के लिए कुछ है क्योंकि बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रूसी प्रोफ़ेसर प्रेसिडेंट अनस हम के इस तरह से भी सारी देखें चीज़ों को अगर वो इसे नज़रअंदाज कर चुके हैं। जी हाँ, अगर हम इसे इस तरह से भी देखें कि इजराइल के पास लगातार मदद जो है वो पहुंच रही है। अमेरिका यहाँ पर साफ तौर पर स्टैंड ले चुका है, अपने सैन्य ताकत जो है वो इजराइल के साथ वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में युद्ध विराम की बात यहाँ पर अब तक कोई भी आगे करता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, अब तो युद्ध विराम की बात मैं नहीं समझता। इज़राइल अगर नहीं तैयार है तो फिर कोई भी तैयार नहीं और अमेरिका मैं नहीं समझता कि अमेरिका बिल्कुल भी ईमानदार है युद्ध विराम के बारे में। बिल्कुल भी अमेरिका ईमानदार नहीं क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो क्षेत्र में जितना भी युद्ध बढ़ेगा उससे अमेरिका कोई ख़ास घाटा होने वाला नहीं। मैं इसको इस संबंध में भी हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों में जब अरब देश अपने तेल और गैस के खजानों को एक ब्लैकमेल के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि अगर आप जंग नहीं रुकवाएंगे तो हम तेल की सप्लाई को रोक देंगे, तो अब अमेरिका उस प्रेशर से बाहर आ चुका है। अमेरिका को गल्फ के तेल की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि इस वक्त चाइना और इंडिया को है। तो इसलिए अमेरिका के ऊपर वैसा कोई प्रेशर नहीं और अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पर अगर वो संघर्ष चल रहा है तो उसको रोकने की कोई ज़्यादा इंसेंटिव वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये एक परेशानी है, जबकि जो अरब देश है वो चाहेंगे कि किसी तरह से रुके, लेकिन जो कि अरब देशों से कई सारे जो फॉर्मूले आए हैं मामले को हल करने के, उसमें एक तुर्की का है कि वो एक गारंटर देश बन करके वहाँ पर आए। बहुत सारे देशों में ये मॉडल बनाया जाता है कि इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की या पाकिस्तान वगैरह की फ़ौजें मिल करके एक फ़लस्तीन को बचाने वाले एक संयुक्त फ़ौज के तौर पर वहाँ हो और गारंटर के तौर पर काम करें।